हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, लगातार चैनल पे टेस्ट सीरीज चल रही है उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन की। हर दिन आपको 9 बजे के बाद ये टेस्ट सीरीज मिलती है रात में। और ये टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यूके ट्रिपल एस सी सभी ग्रुप सी एग्जाम के लिए, जहाँ पे जनरल पेपर आता है। अगर आप लोग उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, पटवारी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, ग्रुप सी का कोई भी जनरल पैटर्न का पेपर या सिलेबस का पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है आप लोगों ने। और आज इसी क्रम में हम पहुंच गए हैं दोस्तों, सामान्य हिंदी महत्वपूर्ण जो टेस्ट सीरीज चली थी उसका पार्ट 98। आज के इस टेस्ट में भी हिंदी के काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। और हिंदी में देखिए, आपको अच्छा स्कोर करना बहुत आवश्यक है। किसी भी ग्रुप सी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका हिंदी में जो 20 मार्क्स की हिंदी आती है ना, इसमें 15 प्लस स्कोर करना आवश्यक है। तब आप मेरिट में स्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड और जीएस में लगभग एवरेज स्कोर करते हैं लोग जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों को इतना आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कैसा। लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ग्रुप सी एग्जाम में, जहाँ पर हमेशा कैंडिडेट क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूज होता है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, खूब सारे मॉक टेस्ट, खूब सारे प्रैक्टिस सेट, यही आपको, और खूब सारे ओल्ड पेपर्स, यही सफलता दिलाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। थोड़ा सेशन को लाइक और शेयर कर दो आप लोग। और बाकी जो हमारी टेस्ट सीरीज चली है, इनमें अपना फीडबैक भी जरूर देना। आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है। क्या इसमें क्वेश्चन में आपको किसी में डाउट होता है या कुछ भी क्वेरी है, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज 98। काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए 98 का, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामान्य हिंदी में जो पहला चैप्टर है आपका, सामान्य हिंदी के सिलेबस का पहला चैप्टर दिया है आयोग ने, ठीक है, जिसमें आपकी राजभाषा नियमावली, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिंदी भाषा का विकास है, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसी क्रम से क्वेश्चन बना हुआ है कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये कब स्थापित हुआ था। और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है दोस्तों, वो है ऑप्शन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय बना था 1997 में, 1997, वेरी इंपोर्टेंट है। और इसकी स्थापना की गई थी वर्धा में। ठीक है, कहाँ पे की गई थी? वर्धा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही डिटेल डेप्थ वाला क्वेश्चन है। जिसने पढ़ा होगा अच्छे से वही दे पाएगा इसका आंसर। देखिए आपको पता है अपभ्रंश, हिंदी भाषा के विकास में हम अपभ्रंश पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपभ्रंश को किसी ने अण ण भाषा भी संबोधित किया है। इनमें से कौन सा ऐसा हमारा बोल सकते हैं कि जो साहित्यकार है या हमारा भाषा वैज्ञानिक या व्याकरण विशेषज्ञता वाला प्राणी है, जिसने अपभ्रंश को अण ण भाषा संबोधित किया है? देखिए क्वेश्चन का मैंने आपको बोला था कुछ अलग आपको यहाँ पे मिलता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ये आपका अपना चैनल है देवभूमि करियर पॉइंट पे। जब भी मैं आपको वेलकम करता हूँ, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, ये आपके अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही दोस्तों, हमेशा मेरा मानना है कि पढ़ाने के लिए हजारों एक से एक क्वालिटी एडुकेटर्स आज यूट्यूब पर हैं। ठीक है, आपके ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, बट मोटिवेशन के साथ आपको एनर्जी देकर पढ़ाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ और मैं सफलता भी इसमें हासिल कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार एग्जाम में हमारे बहुत से सिलेक्शन हो रहे हैं। और वही कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, सफलता की बात है कि हाँ, हमारा प्रयास सफल हो रहा है। तो देखिए अपभ्रंश का उन्होंने भाषा बोला था आपका किसने? किशोरीदास वाजपेयी जी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, किशोरीदास वाजपेयी जी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। हिंदी भाषा का विकास क्रम हमने पढ़ा था लास्ट वाले जो टेस्ट सीरीज थी हिंदी की, उसमें मैंने आपको बताया था, क्रम बताना था ना। क्रम वाला क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको, किस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ था। तो वहां पर अपभ्रंश भी आता है एक जगह पर। ठीक है, अपभ्रंश भी हिंदी का ही जो विकास क्रम में एक रूप था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आज अलंकार का क्वेश्चन भी काफी थोड़ा कठिन बना है, थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला बना है। कहहि सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहि कि नाही, होहि कि नाही। बताइए इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए जो अलंकार को आपने अगर ढूंढना है ना, उसके लिए थोड़ा आपको खड़ी बोली ब्रज की जो पंक्तियां होती हैं, इनमें थोड़ा पकड़ बनाना आवश्यक है, यानी कि उनका अर्थ भी आपको आना चाहिए। अर्थ स्पष्ट कर लेंगे पंक्तियों का, तो अलंकार आराम से आप निकाल लेंगे। तो देखिए कहहि सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहि कि नाही, इसमें है भैया संदेह अलंकार। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है।
संदेह अलंकार। देखिए हो क्या रहा है, गांव की सखियां जो है, गांव की सखियों ने आपका भरत और शत्रुघ्न को घूमते हुए देख लिया। ठीक है, शत्रुघ्न और भरत को घूमते हुए देख लिया, और पहनावे और सादृश्यता के कारण भरत और शत्रुघ्न का जो लुक है वो राम लक्ष्मण की तरह ही लग रहा है। इसलिए दूर से जब महिलाओं ने उन दोनों को देखा तो वो ये उनको ये डाउट हो गया कि राम लक्ष्मण है कि भरत शत्रुघ्न है। ठीक है, संदेह हो गया, इसलिए ये क्या है, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार के और भी एग्जाम्पल जैसे कि नारी है कि सारी है, नारी बीच सारी है, ये भी संदेह अलंकार का एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें पता नहीं चला कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, तो ये संधि अलंकार, मैंने अलंकार आपको अच्छे से करवाए थे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण अलंकार से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। उत्तराखंड के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसको कहा जाता है? ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक जो उपन्यासकार हैं उत्तराखंड के, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी, ये कहा जाता है इलाचंद्र जोशी को। ऑप्शन ई राइट आंसर है इसमें। ठीक है, इलाचंद्र जोशी जी के जो उपन्यास हैं उसमें घृणामयी, ठीक है, घृणामयी हो गया, इसके साथ साथ जहाज का पंछी, ये कुछ इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। इलाचंद्र जोशी मैंने उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार वाली एक प्लेलिस्ट है वहां पे बताया, इनके अन्य रचनाओं को भी आप देख लेना। ठीक है, तो ये सभी हमारी क्या है, इलाचंद्र जोशी की उपन्यास है। इन्हीं को कहा जाता है मनोवैज्ञानिक साहित्यकार। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, तो मैथिली भाषा का जो विकास हुआ ये किस अपभ्रंश से हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखिए ये आपको पढ़ना है कि कौन सी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, ये भी क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो मैथिली का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मागधी। देखिए किसी भी क्वेश्चन में डाउट या क्वेरी होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कमेंट करना, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में उस क्वेश्चन का करेक्शन कर दूं। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से पश्च स्वर नहीं है। पश्च का मतलब होता है बाद का, पश्च स्वर मतलब बाद में आने वाला। ठीक है, अब इतना तो मैंने क्लू दे दिया, आपको आंसर आ जाना चाहिए। तो दिए गए विकल्पों में जो हमारा ऊ है ये पश्च स्वर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऊ जो होता है वो हमारा अग्र स्वर होता है। ठीक है, अग्र स्वर क्या होता है, जो बिना मात्राओं के होते हैं एक हिसाब से, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सभी क्या है, अग्र स्वर है। बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये पश्च स्वर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ऊ इसमें पश्च स्वर नहीं है, ये अग्र स्वर है। अगला देखिए, ब्रह्म राक्षस नामक कविता के लेखक कौन है? देखिए बहुत उच्च कोटि की ये रचना मानी जाती है ब्रह्म राक्षस, और इसके रचनाकार देखिए, ये आई थिंक ये जो पॉइंट था ना ये हमारा कवि परिचय में भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये तभी ये क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लाया। कवि परिचय ई बुक में भी कुछ कुछ पॉइंट रह जाते हैं। ठीक है, उसको अपडेट करना है किताब को, फिर से हम अपडेट करेंगे उसको। ब्रह्म राक्षस जो कविता लिखी थी ये मुक्तिबोध ने लिखी थी, गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध बहुत महत्वपूर्ण कवि है, एक अलग इनकी लीग है लिखने की शैली से लेकर सब चीजों की। और मुक्तिबोध जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण जो रचना है, चाँद का मुंह टेढ़ा है, चाँद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, ये कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध ही इसके रचनाकार है। भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी मुक्तिबोध जी की रचना है। ठीक है, इसके अलावा मुक्तिबोध जी का एकमात्र फेमस उपन्यास है जिसका नाम है विपात्र, विपात्र नामक उपन्यास है इनका, बहुत फेमस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, छत्रप किस भाषा का शब्द है? छत्रप, देखिए ये हिंदी वाले जो शब्द है ना, शब्द भंडार, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। शब्द भंडार में याद रख लेना भैया, शब्द भंडार में कौन कौन से याद रखना है हमने, देश शब्द क्या होता है, विदेशज या आगत शब्द क्या है, संकर शब्द क्या होते हैं, ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस वाले चैप्टर से, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये सभी याद रखना है। छत्रप की बात करें, ठीक है, छत्रप, बताइए, थोड़ा कठिन है, देखिए आज मैं लगता है कि काफी लोगों ने पहली बार देखा होगा ये शब्द आज। तो देखिए छत्रप जो है छत्रप जो है ये ईरानी भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ईरानी भाषा का शब्द है। देखिए ठीक है, ठीक है, ईरानी भाषा का एक अन्य शब्द और है मिहिर, तो मिहिर शब्द हम प्रयोग करते हैं, ये भी ईरानी भाषा का शब्द है। ठीक है, मिहिर छत्रप ईरानी भाषा के शब्द है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, अंग्रेज, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? देखिए अंग्रेज हमको लगता है ये ब्रिटिश या अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन नहीं, अंग्रेज जो शब्द है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो आपको याद रखना हमेशा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह का तत्सम रूप क्या होता है, यानी कि यह जो होता है तत्सम का मतलब क्या है, तत्सम शब्द या तत्सम रूप वह रूप है जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं।
तो यह का तत्सम पूछा है, यानी कि संस्कृत में यह को क्या कहते हैं? तो यह को कहते हैं संस्कृत में एषः। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। एषः मतलब होता है यह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी का छत्ता बूंद बूंद टपक रहा है। देखिए किसी बोल हमारे समाज में होते हैं ना, बहुत से बच्चे होते हैं, बचपन में आप लोगों ने भी किया होगा वैसे, ठीक है, अभी तो अकल आने के बाद नहीं करता इंसान, बट स्कूल टाइम पे बचपन में ऐसा होता था अमूमन, क्योंकि मेरे साथ वालों ने भी किया था, मैंने देखा। छत्ता मिलता था कहीं पे जंगल में, तो उस पर पत्थर मार देते थे वो, ठीक है। तो मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मार देते थे बच्चे। उसके बाद क्या होता है, तो छत्ते से बूंद बूंद क्या होता है, शहद टपक रहा है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो यहाँ पे बूंद बूंद टपक रहा है, इसमें जो रेखांकित भाग है ये क्या है? तो ये रेखांकित रेखांकित जो भाग हो जाएगा वो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन एक और बन जाता है इसमें कभी कभी, नल बूंद बूंद टपक रहा है। ठीक है, कभी कभी नल भी दे देता हूँ आगे, सेम है, क्रिया विशेषण ही होता है इसमें। सर्वनाम के अंतर्गत कारकों की संख्या कितनी होती है? देखिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, ठीक है, विकारी अविकारी उसी के अंदर आ जाता है, निपात, ये सभी आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से शब्द संरचना से क्वेश्चन बनते हैं। सर्वनाम देखिए आपको संज्ञा, जो हमारे संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की जगह पर जो प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, और संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए हमारे हिंदी में जो कारक होते हैं, थोड़ा समझिएगा दोस्तों, हिंदी में जो कारक हैं, कारकों की संख्या कितनी है? 8 होती है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्वनाम के अंतर्गत पूछ रहा है, तो सर्वनाम के अंतर्गत जो कारकों की संख्या होती है वो मात्र 7 होती है। ठीक है, सर्वनाम में 7 ही कारक होते हैं। सर्वनाम में जो हिंदी का अंतिम कारक होता है संबोधन, वो काउंट नहीं होता, संबोधन नहीं होता सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन बहुत डिटेल वाला था, समझदारी वाला क्वेश्चन था, इसको अच्छे से याद कर लेना आप। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, लेकिन सर्वनाम में 7 ही होते हैं, संबोधन नहीं होता है इसमें। क्षिति का विलोम क्या होगा? देखिए क्षिति, क्षिति का विलोम, देखिए यूके ट्रिपल एससी का जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है ना, उस पे मैं पूरा कोशिश करता हूँ पेपर बनाने की। ठीक है, बहुत मेहनत से पेपर बनाता हूँ, पूरा मेरे को 2 घंटा लगता है एक पेपर 20 क्वेश्चन बनाने में भी, क्योंकि सेलेक्टिव क्वेश्चन इसमें लाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कट कॉपी पेस्ट रिपीटेड, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होंगे। आपके लिए कुछ अलग से प्रयास किया जाता है, तो आप लोग थोड़ा अप्रिशिएट करो, थोड़ा लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, अरे कभी कभी सब्सक्राइब भी कर दो आप लोग। ठीक है, क्षिति का विलोम होता है, देखिए क्षिति का अर्थ आना चाहिए। ठीक है, क्षिति का अर्थ होता है भैया पृथ्वी, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची। अब पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश। तो आकाश का इसमें कौन सा पर्यायवाची है? तो आकाश का पर्यायवाची इसमें फलक है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फलक मतलब आकाश होता है, क्षिति पृथ्वी को कहा जाता है। इसके अलावा धरा, मही, उर्वी, ये भी सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, फलक जो है ये आकाश का पर्यायवाची है, यानी कि स्थिति का विलोम हो गया इसलिए, विपरीत शब्द ना स्थिति। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? ये तो बहुत सिंपल है, आप सभी को पता है दोस्तों। संधि जो है 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्वर संधि, माफ कीजिएगा 3 प्रकार की होती है, दूसरी होती है व्यंजन संधि, ठीक है, और तीसरी होती है हमारी कौन सी? विसर्ग संधि। ठीक है, 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में भेद होते हैं, व्यंजन संधि में बहुत से नियम कानून लगते हैं, विसर्ग संधि में भी कानून नियम लगते हैं, यानी कि कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, पढ़ा होगा आपने चैप्टर में। तो यहाँ पर स्वर संधि कौन सी है बताने हमने, तो बहुत सिंपल है, वागीश जो है व्यंजन संधि है, दिगंबर में भी व्यंजन संधि है, दिक् धनंबर, वाक धन ईश वागीश, दुअधन कर्म दुष्कर्म, रत्नाकर जो है इसमें स्वर संधि है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, रत्नाकर। देखिए रत्न, ठीक है, धन, आकार, ठीक है, यानी कि अधन आ बन रहा है यहाँ पे, रत्न, अधन आ बराबर आ, रत्नाकर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रत्नाकर में स्वर संधि, ऑप्शन सी सही है। हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्याओं का यथार्थ चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हिंदुओं में जो विधवा विवाह की समस्याएं चल रही थी हमारी 20वीं शताब्दी में, प्रेमचंद ने अपने एक उपन्यास में इसको यथार्थ, इसका जीवंत चित्रण किया है। एंड इस उपन्यास का जो नाम है दोस्तों वो है प्रेमा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है प्रेमा। ठीक है, प्रेमा में विधवा विवाह की समस्याओं का यथार्थ चित्रण है। अगर बात करें सेवा सदन, तो सेवा सदन में हमारा वेश्यावृत्ति जो होती थी, वेश्यावृत्ति पर आधारित ये पूरा उपन्यास है। ठीक है, कैसे महिला को सफर करना पड़ता था, क्या क्या चीजें थी। गोदान आपको पता ही है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। गोदान में जो किसानों की महागाथा है और किसानों की जो ऋण समस्याएं हैं, कैसे ये साहूकारों से ऋण लेते थे और उसको चुका नहीं पाते थे, इसका है। मंगलसूत्र लिख ही रहे थे प्रेमचंद, इसी बीच में देहांत हो जाता है।
मंगलसूत्र प्रेमचंद्र जी का अपूर्ण उपन्यास है जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोटा किस प्रकार का शब्द है? तो लोटा जो शब्द है भाई, देखिए शब्दों से मैंने बोला क्वेश्चन बहुत से बनते हैं। लोटा, ठीक है, लोटा जो है देशज है, वैसे तो देखा जाए एक देशज शब्द है लोटा, बट यहाँ पे देशज ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा रूढ़ शब्द के साथ। लोटा जो है रूढ़ हो जाएगा। रूढ़ शब्द कैसे शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो पाए, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो पाते, उनको कहा जाता है रूढ़। यानी कि लोटा को अगर हम तोड़ेंगे, लोटा, कुछ अलग अलग तो बन ही नहीं रहा, ठीक है ना, दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं, मतलब सार्थक नहीं होता, कोई अर्थ ही नहीं आ रहा। तो लोटा एक ही शब्द है और ये रूढ़ शब्द है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यौगिक में क्या होता है? ये दो शब्दों के मेल से बना होता है यौगिक शब्द, जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं, जैसे कि विद्यालय। विद्यालय क्या है? यौगिक शब्द है। इसको अगर हम तोड़ें तो ये क्या हो जाता है? विद्या और आलय। विद्या मतलब शिक्षा, आलय मतलब घर, ठीक है, इसके सार्थक खंड हो पा रहे हैं। योग रूढ़ में क्या होता है? शब्द कोई तीसरा विशेष अर्थ की तरफ मुड़ जाता है, जो कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। जैसे योग रूढ़ शब्द क्या होता है? जैसे दशानन, दशानन, दशानन को अगर मैं तोड़ तो दस धन आनंद, यानी कि दस मतलब दस और आनंद मतलब सिर, दस है सिर जिसके, तो दस सिर किसके होते हैं? रावण के होते हैं। तो तीसरा अर्थ आ गया ना, तो बहुब्रीहि समास का ही यहाँ पे एग्जाम्पल मिलता है योग रूढ़ में, ठीक है। बाकी विदेशी शब्दों में सब आ जाता है, तुर्की, फारसी, अरबी, फ्रेंच, जापानी, चीनी, ठीक है। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ था? तो देखिए नागरी लिपि सुधार समिति थी जो कि देवनागरी में जो लिपि थी उसके सुधार के मकसद से बनाई गई थी, और इसके जो अध्यक्ष बने थे उसमें वो बने थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, महात्मा गांधी जी, ठीक है। अधिक धन संचय करना ठीक नहीं है, ठीक है। तो अधिक धन संचय करना ठीक नहीं है, इसमें अंडरलाइन जो हमारा शब्द है, इसमें कौन सा सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो सार्वनामिक विशेषण देखा जाए, अधिक, अधिक जो शब्द है इसमें सार्वनामिक विशेषण बताना आपने कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। देखिए इसमें पता नहीं चल रहा, अधिक धन संचय करना ठीक नहीं है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? पता नहीं चल पाता फिक्स, जैसे कि अधिक हो गया, ठीक है, कुछ हो गया, ठीक है, कुछ कुछ मात्रा लाओ, ठीक है, सामान की कुछ मात्रा लाओ, अब पता नहीं चल रहा ना कितनी मात्रा है, यानी कि अनिश्चयवाचक है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर का। अधिक में भी हमको पता नहीं चलता कितना है, फिर अब ये पता नहीं चल रहा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए निश्चयवाचक में पता चल जाता है, दशावाचक में आपका दशा के आधार पे होता है, ठीक है, और गणनावाचक में तो साफ काउंटिंग रहती है। ये सभी मैंने आपको हिंदी का तभी मैं बोलता हूँ, अगर आप देखिए अफोर्ड कर सकते तो जो हमारा हिंदी का कोर्स है, हिंदी का कोर्स कंप्लीट है पूरा यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर। यूके ट्रिपल एससी का जो भी सिलेबस है ना भाई, उस सिलेबस पे पूरा हिंदी का कोर्स करवाया आपको एप्लीकेशन स्टोर में। सब उसमें हर टॉपिक है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं है। किसके राम कैसे राम के रचनाकार कौन है? तो किसके राम कैसे राम, ये रचना है हमारी किसकी? शैलेश मटियानी जी की, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। शैलेश मटियानी जी, इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? अल्मोड़ा में। शैलेश मटियानी जी का वास्तविक नाम था रमेश चंद्र सिंह मटियानी जी, ठीक है। बाकी शैलेश मटियानी जी की अन्य रचनाओं को आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, ठीक है, जो मुख्य रचनाएं हैं वो आप कमेंट करेगा, कौन कौन सी अन्य रचनाएं हैं इनकी। हाथी जंगल में रहते हैं, ये कैसा वाक्य है? देखिए हाथी जंगल में रहते हैं, कैसा वाक्य है ये? देखिए वाक्य, अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं, हमने पढ़ा है ना। अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद हैं, रचना के आधार पे वाक्य के 3 ही भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जबकि अर्थ के आधार पे 8 होते हैं, जिसमें से एक होता है विधिवाचक या विधानवाचक। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। हाथी जो है जंगल में रहते हैं, एक नॉर्मल सेंटेंस है ये, ठीक है। विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य का मतलब ये होता है जो वाक्य रिलेट करता है, यानी कि सादृश्य है जो वाक्य, जैसे कि हाथी जो है वो जंगल में ही रहता है, अमूमन यही तो होता है ना, तो इस तरह के वाक्य कहलाते हैं विधान वाक्य। संकेत वाचक वाक्य क्या होता है? संकेत वाचक वाक्य वो होता है जहां पर कंडीशन होती है कोई, जैसे कि अगर वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती, ठीक है, तो वहां पे क्या बोले हम? संकेत वाचक वाक्य है, ठीक है। और ऐसे निषेध वाचक यानी कि नकारात्मक वाक्य हो गया जहाँ पे नहीं शब्द आता है, ना शब्द आता है। और इच्छा वाचक में जैसे कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, कोई अपनी इच्छा भाव को प्रकट करता है जब, ये इच्छा वाचक वाक्य होता है। ऐसे प्रश्न वाचक भी होता है इसमें। 8 प्रकार आपको अच्छे से याद होने चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट क्वेश्चन है आपके टेस्ट का। देखिए मैंने क्वेश्चन, देखिए डिजाइनिंग जो करता हूँ क्वेश्चन की, आपको ऐसे करता हूँ जैसे यूपी ट्रिपल एससी की शैली है,
ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज मैं भी कर पाऊँ आयोग की तरह ही। तो लास्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के सचिव को छात्र द्वारा साक्षात्कार तिथि में संशोधन द्वारा लिखा गया पत्र किस श्रेणी में रखा जाता है? देखिए मान लीजिए आपका इंटरव्यू है 20 जून को। आप आयोग के सचिव को लेटर लिखते हैं कि मेरा इंटरव्यू 20 जून को मत कराइए साहब, मेरा 20 तारीख को एक अन्य पेपर है या मेरे को कोई यहाँ पे शारीरिक परेशानी है, मेडिकल है, आप उसको 25 जून को करवाइए। अगर इस संदर्भ में आपको कोई पत्र अग्रेषित करना है आयोग को, तो वो पत्र यहाँ पे कौन से श्रेणी में आएगा, कौन से कैटेगरी में आएगा दिए गए विकल्पों में, ये बताना है आपने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक छात्र लिख रहा है यानी कि एक सिविलियन लिख रहा है एक अधिकारी को, ठीक है। तो ये पत्र आते हैं, लेकिन जो पत्र का फॉर्मेट होगा वो आपका क्या होगा, बिल्कुल औपचारिक होगा, ठीक है। औपचारिक का मतलब ऑफिशियल, यानी कि ये औपचारिक पत्र होता है, क्योंकि देखिए लोक सेवा आयोग के सचिव को जो पत्र लिखेगा छात्र, ये आवेदन पत्र का ही एक एग्जाम्पल है। और आवेदन पत्र जो होता है हमेशा ये फॉर्मल भाषा में लिखा जाता है, और एक ये बोल सकते हैं कि ऑफिशियल लेटर होता है, ठीक है, अनऑफिशियल नहीं होता है ये, व्यक्तिगत भी नहीं होगा, ठीक है। व्यक्तिगत लेटर आप और मैं लिख रहे हैं, जैसे हम दोनों एक दोस्त हैं, आपस में जो लिखते हैं वो होता है व्यक्तिगत लेटर। पिता पुत्र का जो लेटर होता है वो भी व्यक्तिगत लेटर होता है, ठीक है। अनौपचारिक पत्र में बहुत से पत्र आ जाते हैं, और इसके अलावा देखिए अर्धशासकीय पत्र जो होता है ये केवल फैम लेवल के अधिकारी एक दूसरे से कुछ मैटर पे जानकारी मांगने के लिए या कुछ भी चीज के लिए आपस में जो अधिकारी आपस में जो करते हैं कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड आपका डेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर औपचारिक हो जाएगा, ऑप्शन ही राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट, और ये था आज पार्ट 98। कितना स्कोर किया आपने, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और अगर आपने 15 प्लस स्कोर किया है तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, मान के चलिए आप सिलेक्शन के काफी क्लोज है। बाकी आपकी मेहनत, आपकी दृढ़ता, आपका सेल्फ मोटिवेशन, आपकी एनर्जी, और आपका सबसे बड़ी बात जो होता है कि लक्ष्य पाने का जो बोल सकते हैं ना पैशन होता है अंदर जुनून, वो कंटिन्यू रहेगा तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूंगा दोस्तों, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं, और अधिक से अधिक तो आप जितना भी लगाएंगे ये सभी आप क्या करेंगे, खुद पे भी एहसान करेंगे, ठीक है। ये कोई प्रकृति पे पर्यावरण पे एहसान नहीं है आपका, ये आपका अपने लिए ही एहसान है। अगर ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो ज्यादा समय तक हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले सालों में आप देख सकते हैं कितनी चुनौतियों का सामना हमने करना है। और साथ ही देखिए लोगों को भी अवेयर करें स्वच्छता के लिए। केदारनाथ में देख रहे हो एक बार कितनी न्यूज आ रही है, कितना कचरा हो रहा है, कितने वहां पे श्रद्धालुओं की मौत हो जा रही है, ठीक है। और देख ही रहे हैं वहाँ पे कई चीजें ऐसी घटित हो रही है जो होना नहीं चाहिए। बहुत दुख होता है ऐसी चीजें सुन के हमको, कि इतना कचरा कर जा रहे हैं वहाँ पे श्रद्धालु गण। हर धाम का यही हाल है, बुग्यालों में देखो हर जगह आवाज आई है, इको सेंसिटिव जोन्स में, और वहाँ पे लोग सफाई करने के बजाय ऐसे पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करके आते हैं, फिर आपदा को कहीं ना कहीं भगवान की एक बोल सकते हैं ना, भगवान के प्रलय के रूप में घोषित करते हैं, बट उसके जिम्मेदार वो खुद ही है, नैतिक और अनैतिक रूप से देखा जाए तो, है ना। तो दोस्तों आपको समझाना चाहिए सभी को। बाकी हमेशा अपने जीवन में अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने से जो भी सम्मानित बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें, और हमेशा अपने जीवन में अपने से छोटों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, मोटिवेशन दें, हमेशा उनको पॉजिटिव एनर्जी दें। इसी आशा के साथ दोस्तों मिलूंगा आपको जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि।